हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा यूनिट 10। इसमें टॉपिक का नाम क्या है आपका? द हायर एजुकेशन ऑफ सिस्टम। द हायर एजुकेशन ऑफ सिस्टम का मतलब क्या? हायर मतलब उच्च, एजुकेशन मतलब जो भी शिक्षा है, सिस्टम उसकी क्या क्या विशेष परंपरा, किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया, कैसे कैसे पॉलिसियाँ लाए गए, प्राचीन काल भारत में कैसे एजुकेशन थे और वर्तमान काल में जो एजुकेशन पॉलिसी ये कैसे है, अंग्रेजों के समय में एजुकेशन क्या थी, हर एक चीज़ का अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। और गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, आपका गवर्नेंस कैसे, सुशासन व्यवस्था कैसे काम कर रही है, प्रशासनिक फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रही है, पॉलिसीज जो भी नीतियाँ बनाई जाती है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। तो सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। प्राचीन काल से आते आते आज के आधुनिक युग तक जो भी आजकल देखिए ओपन लर्निंग जैसे आपका प्लेटफॉर्म हो गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चुका है, मॉडर्न एजुकेशन हो गया है, एक एक चीज को क्या करेंगे अच्छे से डिफाइन करते हुए समझेंगे। पहले इसमें जो आज का टॉपिक रहेगा यूनिट 10, टॉपिक का नाम है द हायर एजुकेशन ऑफ सिस्टम। एक मिनट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, द हायर एजुकेशन सिस्टम, इसके बारे में जो मेन टॉपिक हो उसको अच्छे से समझेंगे। पहला जिसमें आज का टॉपिक रहेगा, इसी में ही फर्स्ट हम बात कर रहे हैं। मेन इसके टॉपिक को पहले अच्छे से लिखते हैं और समझाएंगे। पहले इसमें जो संस्थागत बात करता है अर्थात इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन एंशिएंट इंडिया। दोस्तों, पहला इसका जो टॉपिक है, प्राचीन काल की जो एजुकेशन दिया जा रहा, जो शिक्षा व्यवस्था कैसे थी, जैसे आप पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऐसे कुछ संस्थाएं हैं और उस संस्थाओं में कौन कौन सी ज्ञान दिए जाते थे। कहीं पर मंत्र ज्ञान दिया जा रहा है, कहीं पर जो आजकल एस्ट्रोनॉमी वगैरह बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर के माध्यम जो हस्तरेखा देखते हैं उसका भी ज्ञान दिया जाता था, कहीं पर मैथ पढ़ाया जाता था, कहीं पर विज्ञान पढ़ाया जाता था। तो जो ये संस्था है उस संस्था का नाम बताएंगे, उस संस्था में क्या क्या एजुकेशन दिया जाता था। दूसरा, उसके बाद प्राचीन में और भी चीज़ें होती थी कुछ, जिसमें आस्तिक और नास्तिक करके होते थे। ऑर्थोडॉक्स क्या है, हेथोडॉक्स क्या है। उसमें आस्तिक किस बेस पे था? जो वेदा होती थी, वेदास बोलते थे, वेद के ऊपर होते थे, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें जो बेसिक क्या होते थे, ये आपको प्राचीन काल में जो एजुकेशन संस्थाएं थी उनके बारे में बात करेंगे। दूसरा, अभी सिर्फ लिख रहे हैं दोस्तों, उसके बाद इसको लेसन करके समझाएंगे। दूसरा इसमें टॉपिक क्या रहेगा आपका? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मीन्स होता है इसका मूल्यांकन करना। इवैल्यूएशन ऑफ ओरिएंटल हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें जो दूसरा टॉपिक है इवैल्यूएशन, इसका मूल्यांकन कर रहा हायर एजुकेशन का,
कि स्वतंत्रता की बाद का एजुकेशन और स्वतंत्रता से पहले, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, जब अंग्रेजों का पॉलिसी एजुकेशन था, तो कैसे था, ओरिएंटल की बात कर रहे हैं। और उसमें क्या रिसर्च किस किस चीज़ का खोज किया गया, जिसमें आप पढ़ेंगे कोठारी कमेटी क्या है, तो कोठारी कमेटी कब लाया गया, उसके पीछे क्या रिसर्च किया गया, क्या खोज किया, उसमें किस चीज़ का अमेंडमेंट किया गया, किस चीज़ का संशोधन किया गया, कौन सेंटर में रहेगा, कौन स्टेट में रहेगा, अगर 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ना है तो क्या क्या सिलेबस होना चाहिए, तो सारी चीज़ें क्या किया गया, रिसर्च किया गया पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जब देश स्वतंत्र हुआ, जब अपना देश बनता है 1947 में, तो इसमें क्या क्या एजुकेशन पॉलिसी के चेंज किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा इसमें टॉपिक आपका रहेगा, तीसरा जो आप पढ़ेंगे ओरिएंटल एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल ऑफ हायर एजुकेशन प्रोग्रामिंग। इन इंडिया, ठीक है। तो आपका तीसरा टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, ओरिएंटल की बात करें, जिसमें फेस टू फेस जो आजकल क्लास चलते हैं, और एक ये होता है नॉन कन्वेंशनल, जो आजकल ओपन लर्निंग एजुकेशन दिया जा रहा है। जैसे आप घर बैठे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप घर बैठे डिग्री हासिल करने के लिए सिर्फ आपको पेपर देना होता है। तो इसमें क्या एजुकेशन जो प्रोग्राम चलाया गया है इन इंडिया, भारत में, इसके बारे में बात करेंगे। ये आपका तीसरा टॉपिक हो जाएगा। चौथा टॉपिक इसमें आएगा दोस्तों, चौथा टॉपिक इसमें आपका है प्रोफेशनल एंड स्किल बेस्ड टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, अब इसमें समझना प्रोफेशनल क्या है, स्किल बेस्ड क्या है, टेक्निकल तकनीकी क्षेत्र, जिसमें अगर देखा जाए तो आईसीटी का इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाएगा। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चीजों का ज्यादातर प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और पांचवा आपका इसमें है जो आपका रहेगा वैल्यू ऑफ एजुकेशन, एंड एनवायरमेंट। ठीक है, अब जो भी मान लीजिए, देखो इसको पहले समझा दें। प्रोफेशनल मतलब जो अपने किसी एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलर, जिसमें अच्छे से डीपली ज्ञान हो, कोई इकोनॉमिस्ट है स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ता है, कोई डॉक्टर होता है एमबीबीएस होता है, पता चलो स्किन का अच्छा डॉक्टर है या बाल का अच्छा डॉक्टर है, किसी भी चीज़ के एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलर क्या होता है, स्पेशलाइज होता है, विशेषकरण होता है, उसके बारे में अच्छी नॉलेज होता है। स्किल्ड बेस मतलब उसके अंदर जो कार्य कर करके जो एक कुशलता सीखा है उसके बारे में बात करें। टेक्निकल एजुकेशन आजकल देखिए घर बैठे चाहे मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से जो हम सीखते हैं उसको तकनीकी एजुकेशन में क्या इसका योगदान है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तकनीकी में थोड़ा सा इसमें आएगा आपका स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, मोक्ष क्या है, MOOCES बोलते हैं उसको। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये ना वैल्यू ऑफ एजुकेशन, भाई आपने पढ़ाई किया, उस पढ़ाई का मतलब क्या रहा, उस शिक्षा का क्या महत्व रहा, आपने अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार के लिए क्या दिया। लोग कहते हैं नहीं भाई पढ़ाई तो कर लिया, लेकिन इससे समाज के लिए क्या किया, क्या कुछ योगदान दिया, उस एजुकेशन का महत्व क्या, उसकी वैल्यू क्या है। पता चला उसने डिग्री तो ले लिया लेकिन काम कुछ भी नहीं आ रहा, लोगों से अच्छे तरीके से बिहेव होकर बात नहीं करने आ रहा, कैसे बात करना चाहिए कैसे नहीं। एक होता है इन्वायरमेंटल,
अब जो भी आपका आसपास का पर्यावरण के बारे में भी जागरूकता होनी चाहिए, इसके बारे में बात करता है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट एक टॉपिक है, यहाँ पर लिख देते हैं, जगह नहीं यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, 6 जो आपका रहेगा, जिसमें आपका पॉलिसीज एंड गवर्नेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। इसका क्या आपका योगदान है एजुकेशन में, क्योंकि गवर्नमेंट अभी जैसे नई शिक्षा पॉलिसी था, लोकसभा में बिल पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, तो पॉलिसी तो बन गया, अब उसको इम्प्लीमेंट गवर्नर जो भी सरकार है उसको सुशासन के माध्यम से क्या करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा। लेकिन उसको पहुंचाने के लिए बीच में कौन काम करेगा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासनिक फील्ड है, जैसे IAS IPS SDM साहब, तहसीलदार साहब, ये लोग मिलकर के क्या करते हैं, घर घर तक, गांव गांव तक जागरूकता फैलाएंगे, स्कूल में उस चीज़ को क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या ये पॉलिसी यहाँ तक पहुँची कि नहीं, क्या वो पॉलिसी हर एक बच्चों पर लागू हो रहा कि नहीं, क्या ऐसी एजुकेशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, ये गवर्नमेंट का विशेष इसमें टिप्पणी किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो ये पूरा आपका सिलेबस है द हायर एजुकेशन ऑफ सिस्टम के बारे में। तो पहला जो हम इसमें पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशनल मीन्स होता है जो आपका संस्थागत है। आप देखते होंगे प्राचीन काल में सुने होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उज्जैन विश्वविद्यालय, ये सब क्या थे, ये है संस्थागत जो नाम आते हैं। देखिए दोस्तों, एक ब्रीफ में आपको सिर्फ समझाएंगे, बाकी किताबों से पढ़ना ही पड़ेगा। तो संस्थागत जो आपको याद करना होगा, जिसमें आप पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कहाँ पर है, तो आपको पता है कि ये बिहार में है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना, कौन सी शताब्दी में बनाया गया, 8वीं शताब्दी में या 6ठी शताब्दी में या 5वीं शताब्दी में, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब इसी में और आ जाएगा आपका तक्षशिला आपका यूनिवर्सिटी सिटी। अब तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना, इसमें क्या ज्ञान दिया जाता है, कहाँ पर है, तो तक्षशिला आजकल देखा जाए वर्तमान में पाकिस्तान में है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ज्ञान दिया जाता था, इसके बारे में बात करेंगे। और एक संस्था आपका पूछता जाता, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी सिटी। अब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये तो बिहार में है। यहाँ पर क्या ज्ञान दिया जाता था, इसमें तंत्रयान मंत्रयान के बारे में ज्ञान दिया जाता था। तक्षशिला अकेडमी में क्या ज्ञान दिया जाए, यहाँ विज्ञान के बारे में ज्ञान दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है तो उसका इलाज कैसे किया जाए, इस संस्था में ज्ञान दिया जाता था। नालंदा में क्या आपका भूगोल है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, एक प्रकार से दुनिया के बारे में, आत्मचिंतन के बारे में, ध्यान के बारे में काफ़ी चीज़ें यहाँ सिखाया जाता था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत कुछ चीज़ें, यहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी दोस्तों, वहाँ तो काफ़ी किताबें जल गई, उसके बारे में कभी पढ़िएगा, रिसर्च करिएगा, जिसको अगर डीपली और अध्ययन लेना है तो आपको पता चलेगा। हायर एजुकेशन वही हायर लर्निंग, कैसे कैसे क्या सीखा गया, इसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया। उसके बाद एजुकेशन एंशिएंट इंडिया में एक चीज़ और पढ़ेंगे कि ऑर्थोडॉक्स क्या है और हेथोडॉक्स क्या है, अर्थात आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है। आस्तिक लोग वो होते थे जो वेद पे विश्वास करते थे, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आता था। ऋग्वेद का मतलब क्या होता था दोस्तों, जिसमें मंत्र का उच्चारण किया जाता था, और यजुर्वेद में क्या हुआ, उसको लेखन किया गया प्रोज और पोट्री के माध्यम से, जिसको गद्य एवं पद के माध्यम से क्या गया, उसको एक्सप्लेनेशन किया गया। गद्य में क्या होता है, एक स्टोरी बनाया जाता है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है, किसी भी चीज को एक कहानी के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे आपने एक जातक कथा का नाम सुने होंगे, हर एक स्टोरी वहाँ पे इंक्लूड है, वहीं से स्टोरी से लोग निकाल करके रामायण महाभारत काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, तो उसको बोलते थे यजुर्वेद। सामवेद में क्या होता था, जब मंत्र आया तो आप देखते होंगे कभी लोग मंत्र उच्चारण करते थे, लोगों ने कहा इस मंत्र को थोड़ा गायन क्रिया
गायन मतलब गाया जाए, भजन किया जाए, कीर्तन किया जाए। तो देखते होंगे वहाँ पर ढोल मजीरा ये सब बजते हैं बढ़िया, ताशे वगैरह, और भजन कीर्तन करते हैं। तो उसको बोलते थे सामवेद, मतलब जिसमें संगीत का उच्चारण किया गया। फिर उसके बाद इसी में एक और आता अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या होता था कि दोस्तों जिसमें आप जादू, टोना, वयंवर, इलाज, कर्मकांड सारी चीज़ों से इसमें इंक्लूड होते थे। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि सारी व्यवस्था को अगर देखा जाए तो अथर्वव्यवस्था में इंक्लूड किया गया है। तो इतना ही समझना, अथर्वव्यवस्था में जादू, टोना और इलाज किया जाता था। बाकी और उत्तर वैदिक काल में आएंगे, लेटर वैदिक काल का उसी से इंक्लूड है। ठीक है, तो ये आपका प्राचीन काल का बेसिक आधार यहाँ से शुरुआत हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, ज्यादा डीपली नहीं, कुछ संस्थागत पूछेगा। बताइए नालंदा विश्वविद्यालय में क्या दिखा है, एजुकेशन था, तक्षशिला में क्या था और विक्रमशिला में क्या था। फिर एंशियंट में हम दो चीज और डिवाइड करते हैं, एक ऑर्थोडॉक्स, एक हेथोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स जो होते हैं आस्तिक होते थे, हेथोडॉक्स जो नास्तिक होते हैं, सॉरी हेथोडॉक्स आस्तिक, ऑर्थोडॉक्स नास्तिक। तो आस्तिक वाले वेद पे विश्वास करते थे कि रामायण है, महाभारत है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद। जो वेद को मानने वाले हैं वो आस्तिक, जो वेद को नहीं मानते थे उनको नास्तिक। नास्तिक में कौन आते थे, जैसे आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चारवाक और आजीविका, ऐसे चार ऐसे धर्म उनको इंक्लूड किया गया जो नास्तिक में आते थे। अब वहाँ फिर और डीपली अगर आपको अध्ययन करना है कि चलिए पढ़ते हैं बौद्ध धर्म में क्या क्या है। तो बौद्ध धर्म में इनकी क्या एनलाइटमेंट क्या थी, इनकी जो डायरेक्शन क्या थी, अष्टम मार्ग क्या था, जिसमें अष्टम मार्ग 8 इसमें रास्ते बताए गए हैं। सही समय पे सो, सही बातें करो, सही समय पे खाना खाओ, सही समय पे एक्सरसाइज करो, सही समय पे डिसीजन लो, सही समय पे उसको इम्प्लीमेंट करो। तो उनका अष्टम मार्ग होता था, 8 रास्ता, 8 इसमें रूल हैं जिनके माध्यम से सिखाया गया। अगर दुख है तो दुख का कारण है तो उसका निवारण है। बड़ी अच्छी चीज़ें इन्होंने तार्किक व्यू में बात करते थे। ठीक है, और इनमें थोड़ा कुछ अलग अलग ब्रांचें भी पूछते हैं। हीनयान क्या है, महायान क्या है, वज्रयान क्या है, नवयान क्या है। हीनयान का मतलब क्या होता था, जिसमें हम किसी कोई व्यक्ति है, जैसे मैं मान लो आपको कोई बात बता रहा हूँ तो आप मेरे विचारों को समझ गए। आप ऐसे जरूरी भी नहीं है कि मेरा विचार ही हमेशा 100% सही हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर लगता है हाँ ये बंदे ने बात किया, ये तर्क के व्यू पे बात किया है, अगर सही लगता है तो उसको आप एक्सेप्ट करिए, अगर तर्क नहीं बैठता तो उसको आप रिजेक्ट करिए। इस बात को लेकर के बौद्ध धर्म बोलते थे। हीनयान में हमेशा वो थॉट की बात करते थे, लॉजिकली की बात करते थे, साइंटिफिक की बात करते थे। लेकिन बाद में से कुछ लोगों ने पता चला, कोई व्यक्ति जब बहुत अच्छा ज्ञान देता है, समझ में आता है, बाद में कहेंगे अब ज्ञान से अच्छा गुरु को ही मान लेते हैं। गुरु का प्रतिमा लगा दिया अपने घरों में, फोटो लगा दिया, धूप अगरबत्ती कर रहे हैं। अब उनको लगता है कि गुरु हमारे घर में आ चुके हैं, उनकी प्रतिमा फोटो है, हमें ज्ञान मिलता रहेगा। अब सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कोई अच्छी बात कह रहा है, उसकी बातों को अमल करना चाहिए या उसकी फोटो घर में लगा देने से उस पर अमल करना चाहिए। तो यहीं से क्या होता है, एक महायान जन्म ले लेता है। जब तक उनके विचारों को समझते थे वो हीनयान था, और जैसे उनके विचारों से हट के उनकी प्रतिमा अपने घरों में लगाने लग गए तो वहां बन गया आपका महायान। तो महायान से क्या हुआ, लोगों में धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया। फिर महायान के बाद फिर क्या और कर्मकांड शुरू हो गया, जादू, टोना, वयंवर, जिसके खिलाफ बौद्ध धर्म में बोला जाता था कि जादू है, टोना है, अंधविश्वास से वो बाहर निकल के बात करते थे। लेकिन पता चला फिर से उसी सारी चीज को घर में दिया जला रहे हैं और झाड़ा फूक करवा रहे हैं, नजर टोना उतार रहे हैं। अंधविश्वास को पता चला किसी का कोई कोचिंग संस्था नहीं चल रहा है। अब धीरे धीरे लोगों ने क्या कर दिया, उसको वहाँ पर कर्मकांड शुरू कर दिए, हवन करवा रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें शुरू हो गया। तो उसके खिलाफ ये बात करते थे। ठीक है दोस्तों, तो उसको बोलते थे वज्रयान। वज्रयान के बाद एक और नया जन्म लिया कुछ सालों बाद, जब B.R. अम्बेडकर साहब ने एक धर्म का निर्माण करते हैं, अपने लोगों को लेकर बौद्ध धर्म में जब कन्वर्टेड होते हैं तो वहाँ पर एक नवयान का कॉन्सेप्ट दिया। नवयान का मतलब क्या था कि अब एक नई विचारधारा जन्म लेगी, फिर से मानवता के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक था इनका नवयान। तो अर्थात बौद्ध धर्म को बेसिक अगर पूछता है तो पहला हीनयान, दूसरा हीनयान, फिर महायान, वज्रयान, नवयान। ठीक है,
और ये हमेशा लिबरल की बात करते थे, ना कि कट्टरता की बात करो कि किसी धर्म को मत नीचा करो, छोटा नहीं। वो कहते थे अगर किसी धर्म को अपना जीने का अधिकार है, जो समाज के नेचर के अनुकूल बात करता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर गलत भी है तो उससे बैठ के इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, ना कि उसमें कट्टरता फैलाना चाहिए। ये इसीलिए धर्म ये पनपा और आगे तक बढ़ा। देखिए चाइना में, जापान में, इंडोनेशिया में कितना दूर तक फैल गया, लेकिन भारत में देखिए धीरे धीरे ये खत्म होता चला गया। ठीक है, ये बात करता है आपका बौद्ध धर्म। दूसरा इसी में धर्म आप जो पढ़ेंगे नास्तिक में जैन धर्म। जैन धर्म में क्या होता था, इनमें दो पंथ निकलते हैं, एक होता है आपका श्वेतांबर, दूसरा होता है दिगंबर। श्वेतांबर वो होता है जो सफेद वस्त्र कपड़े धारण करते हैं, जो मास्क वगैरह लगा के घूमते हैं। वो बोलते थे कि भैया हम बहुत साफ सफाई से रहने वाले हैं, हम कीड़े मकोड़ों को नहीं मारेंगे। आप देखते हैं वो पानी भी पीते, छान के पीते हैं, सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन कर लेते हैं। उनको ये डर रहता है कोई कीड़ा हमारे भोजन में अगर गिर गया होगा तो मर जाएगा, तो हिंसा हो जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं करना। काफ़ी उससे बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कठोर नियम का पालन करना पड़ता है। दूसरा उसी में होता है दिगंबर। दिगंबर वो होते हैं जो नागा बाबा लोग होते हैं, विदाउट कपड़े रहते हैं, कपड़े ही नहीं पहनते वो होते हैं। देखिए आप मिलेंगे पहाड़ी एरिया मिल जाएंगे, आप बनारस साइड चलेंगे तो वहाँ पर वो नागा साधु लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं दिगंबर। दिग मतलब अंबर, जो जैसे आकाश खुला है तो ऐसे बिना कपड़े को रहे। तो उनका विचार है कि हम जब बिना कपड़े पहन के थोड़ी जन्म लिए हैं, उनका अपनी थॉट है, अपना साइंस है, अपना लॉजिक है, तो उस पर विचार अपना देते रहते हैं, इसलिए वो कपड़े ही नहीं पहनते। लास्ट में उनको जब मरना होता तो अपने शरीर का त्याग भी करते हैं, अन्न जल सब कुछ त्याग देते हैं। तो इनका अपना एक विचारधारा है। बस इसके तीर्थंकर जो आप 24वें गुरु पूछेंगे, महावीर स्वामी क्या थे, है ना, उन्होंने क्या ज्ञान दिए थे, और ज्ञान जब दिए तो क्या इसमें इनका क्या प्रतीक है, किसी किसी का सांप है, किसी का आप मछली, किसी का सिंह है, शेर है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बाकी चीज़ें आप उसके बाद डीपली अगर पढ़ना है तो ध्यान से देखना है। एक होता है आपका आजीविका। आजीविका मतलब क्या कहता है कि अगर आपको जीना है, चारवाक जैसे एक चारवाक धर्म है, तो ये क्या कहता है, अगर आपको कुछ आज खाना है तो आज ही खा लो, जिंदगी आज ही है, कौन कौन देखा है। तो उनका अपना एक भौतिकवाद की बात करते थे। भौतिक चीजें है जिसको बोलते हैं कि ऋणम घृतम पीबते। अगर आपको घी पीना है तो ऋण लेकर के घी पी लो, अपने मन को मत मारो, मत उसको तरसाओ, अपनी जिंदगी जीना खुल के जियो। आज किसी को कुछ अगर मन में बात है कुछ कहना, कह डालो, सोचो मत। तो चार बात। आजीविका मतलब, आजीविका ये कहते हैं कि अगर आपको काम ना करोगे, जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस बात पे वो थोड़ा डिपेंड होते हैं। इसमें चार होते थे, बौद्ध, जैन, आजीविका और चारवाक। ये होते थे नास्तिक की बात है। आस्तिक में जितने हैं जो वेद को मानते थे, रामायण को मानते थे, ये प्राचीन काल में इतना बेसिक आधार आपका हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरा इसमें टॉपिक जो आपका है इवैल्यूएशन, जो इसमें मूल्यांकन किया जाएगा, आपका इवैल्यूएट किया जाएगा। ओरिएंटल मीन्स होता है पुराना, जो ओल्ड कल्चर होता है, जिसमें फेस टू फेस बच्चों को पढ़ाया जाता था, उसको बोलते थे ओरिएंटल, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों बैठ के क्लास करते थे। टीचर पढ़ा रहा और स्टूडेंट सामने क्वेश्चन पुटअप करता, तो टीचर उसके हर एक सवाल का आंसर देता था। ये होता था आपका जिसमें फेस टू फेस पढ़ाई, उसका कैसे मूल्यांकन किया गया है। आप खुद सोचिए, बी प्रैक्टिकल, ज़्यादा रटने की नहीं, खुद सोचिए। आप जब क्लास में रहते होंगे फेस टू फेस टीचर के सामने, तो आपके मन में क्या होता, कोई सवाल उठता था तो आप टीचर से पूछ सकते थे। अब वहाँ पर एक ऑरा होता था, ऑरा मीन्स एक नैरेटिव सेट हो जाता था कि चलो मैं क्लास में बैठा हूँ, और आपकी मन की जो इंद्रियां हैं, जो आपके सेंस हैं, इधर उधर भटकती नहीं थी। आप बैठ के वहाँ पर फेस टू फेस क्लास लेते, जो टीचर बोल रहा है, जो बता रहा, आप उसको नोट करते थे, लिखते थे, अच्छे से समझते थे। ठीक है, हायर एजुकेशन उस वक्त की बात कर रहा है जो उच्च शिक्षा कैसे ज्ञान दी जाती थी। रिसर्च, अब उसमें अब उसके बाद क्या हुआ, उस ओरिएंटल एजुकेशन में भी जो फेस टू फेस चलता था, अर्थात ये कहने का मतलब है जब आपका देश आज़ाद नहीं था तब की एजुकेशन कैसी थी, जब अंग्रेजों का समय था, तो फेस टू फेस ही क्लास चलता था। आज देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में क्या क्या रिसर्च किया गया, क्या क्या खोज किया गया। स्वतंत्रता के बाद का जो एजुकेशन में खोज किया जा रहा है, जो परिवर्तन किया जा रहा है,
आप नई नई पॉलिसी बनाया गया, आप बहुत से पढ़ेंगे, राधा कृष्णन कमेटी क्या, कोठारी कमेटी क्या है। तो ये जो कमेटियाँ लाई गई थी 92 में, कोई 62 में, कोई 55 में, कोई 80 में, कोई 90 में, कोई 92, फिर 2020 में, ये सारी चीज़ें जो नई नई कमेटियाँ लाई, कमेटियों का मतलब क्या होता है, कमेटी कोई ला सकता है और कमीशन अस्थायी होता है, ये भी याद रखना। कभी का नाम जब पढ़ते हैं दोस्तों, एक होता है कमेटी, एक होता है कमेटी और एक होता है कमीशन। कमेटी कोई भी ला सकता है, हम भी बैठे हैं 4 लोग मिल करके किसी कोई डिबेट कर रहे हैं, बैठ के कमेटी बना लिया। लेकिन कमीशन जो होता है ये आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है, ये अनुच्छेद पे बात करता है, इसमें आर्टिकल नहीं होता है और इसमें आर्टिकल होता है, ये धारा के होता है, कोई रूल होता है, कोई नियम होता है। जैसे आप यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो एक आयोग है। तो आयोग में क्या होता है, जैसे आप यूजीसी है तो भी क्या है, एक कमीशन है। आयोग एक संस्था है, तो ये क्या करती है, उस पर एक व्यवस्था बनाई है, उसमें रूल है, नियम है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, नियम के अनुसार बात कर सकते हैं। कमेटी आज हमने लाया, फिर उसको हटा भी सकते हैं, उसको बार बार चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी कमेटी लाए गए। जब देश आपका आज़ाद हुआ, नई एजुकेशन पॉलिसी आया, बोला गया अब जो अंग्रेजों की बनाई सिस्टम है उसको हम खत्म करेंगे, हम अपनी स्वयं की अपनी चीज़ बनाएंगे, उस पर बात करेंगे। ठीक है, इसमें कमेटियों को आपको पढ़ना है, रटना है और कुछ नहीं करना है। कोठारी कमेटी, राधा कृष्णन कमेटी, ठीक है, चक्रवर्ती कमेटी, बहुत कुछ आगे मिलेंगे, जिसमें कभी इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया जा रहा है, कभी आपका एजुकेशन जो आजकल जैसा देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में, तो सब्जेक्ट को चेंज करके बात किया गया है कि कभी आर्ट वाला जो आर्ट का स्टूडेंट होता था वो साइंस नहीं पढ़ पाता था, अब बोला गया है कि वो साइंस भी पढ़ सकता है, साइंस वाला भी आर्ट पढ़ सकता है, कॉमर्स पढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें कमेटियाँ ला ला करके चेंज की जा रही है, और इससे एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अगर किसी चीज़ में चेंज नहीं होगा तो नए बुक्स नहीं छपेंगे। जब कोई भी चीज़ चेंज होता है ना, तो आपको बुक्स भी छपेंगे, नए रूल्स बनेंगे, तो नए नए कॉलेज बनेंगे, फिर से बुक्स चेंज होगा, उसका प्रिंटिंग होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, अच्छी भी चीज़ें हैं और ख़राब भी चीज़ें। तो ओरिएंटल कन्वेंशन क्या है, अब इसके बात में करते हैं। ओरिएंटल वही है जो पुराना एजुकेशन जो कॉन्सेप्ट चलता था, इस पर फेस टू फेस बात, ये फिर से वही बात दोबारा हो रहा है। और नॉन कन्वेंशनल क्या हो गया, जिसको हम आज पुराने में नहीं है बल्कि ओपन लर्निंग के तरीके से बात कर रहे हैं। आप घर बैठे डिग्री हासिल कर लो। आपको अगर डिग्री लेना है एमबीए का, बीसीए का, बीबीए का, कैट का, मैट का, जो भी लेना है तो आप करिए, आप एडमिशन का पैसा फिल कर दीजिए, आप घर बैठे रहिए, पेपर देना होगा दे दीजिए, ना भी देना होगा तो बाकी जो लोग पैसे लिए हो आप खुद पेपर दिला के आपको डिग्री दे देंगे। आप डिग्री लेके घूमते रहिए, रोजगार ढूंढते रहिए। ठीक है, क्योंकि ये इसीलिए तुम्हारा देश आगे बढ़ गया, इसने सबसे ज़्यादा बर्बाद किया इसने। क्योंकि जब कोई बंदा पढ़ेगा ही नहीं तो क्या वो देश के लिए आगे आउटपुट देगा, कुछ दे सकता है, कभी नहीं। हायर एजुकेशन प्रोग्राम बनाएगा, अब हायर एजुकेशन के नए नए प्रोग्राम बना दिया गया है, आप देखते होंगे नए नए प्रोग्राम, नई नई पॉलिसी, चीज़ें बनती जा रही हैं। आप ओपन लर्निंग करिए, घर बैठ के डिग्री हासिल करिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पैसे की बात है, आप पैसा लगाइए, डिग्री लीजिए बस। लेकिन इसका ये मकसद नहीं था कि नेगेटिव व्यू में बात करना मेरा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अब इसका लोग गलत फायदा उठाने लगे हैं। आप देखते होंगे कि एक समय था लोगों को हाई स्कूल पास करना कितनी दुर्लभ हो जाती थी, 5-5 बार 6-6 बार हाई स्कूल फेल होते थे। आजकल हाई स्कूल तो छोड़िए, कैट मैट आईआईटी की जो टेस्ट होता है उसमें जल्दी कोई फेल नहीं, आज का सब पास हो रहे हैं। क्या सिस्टम आ गया, नहीं तो हाई स्कूल में लोग फेल होते थे, सोचिए पास होना कितना दुर्लभ होता था। और वो जो बच्चा संघर्ष करके फेल होता था, पढ़ता था, वो दिमाग को परिश्रम करता था, मेहनत करता था, सीखता था, लर्निंग प्रोसेस में होता था, और आगे जाके देश के लिए कि अच्छा प्रोडक्ट बना, देश को। अब समय बदल गया, अब तो देश ही छोड़ के दूसरे देश में अस्थायी हो गया। आइए अगला बात करते हैं, प्रोफेशनल एंड स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन। अब देखिए प्रोफेशनल हो गया, आपको अच्छा अगर मैथ आता है तो आप मैथ के स्पेशल टीचर हो, आपको जियोग्राफी अच्छा आता है तो आप जियोग्राफी के अच्छे स्पेशल टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप एमडी हो, कुछ भी हो, किसी फील्ड में हो, आप स्पेशल हो। तो स्पेशल का मतलब जिसमें विशेष कर किसी एक फील्ड में आपको अच्छी जानकारी हो, बाकी चीज़ में जानकारी ना हो कोई बात नहीं। लेकिन भारत में पहले ऐसा नहीं था, अब नया नया चीज़ें हैं, कॉपी किया जा रहा है।
अब इसको क्या किया गया, स्किल्ड बेस बनाया गया, कुशल पूर्ण। अब बार बार कोई काम करिए, जैसे मैं बार बार टीचिंग करता रहूंगा तो तेरे अंदर एक स्किल्ड आ जाएगा, एक डेवलप हो जाए, कुशलता पूर्ण में क्या होगा, विकास होगा। टेक्निकल एजुकेशन, आजकल देखिए एजुकेशन टेक्निकल बना दिया, तकनीकी बना दिया, प्रोजेक्टर लग गया, कैमरा लग गया, यूट्यूब पे डाउनलोड अपलोड कर दिया और घर बैठे से लोग अपना देखिए, कितनी बढ़िया चीज़ है, अच्छी भी चीज़ है। अगला कहता है कि वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन क्या है, वैल्यू मतलब अगर आपने पढ़ाई किया, क्या उस पढ़ाई का कुछ महत्व है, आपके जीवन में कुछ योगदान दिया, आपने अपने देश के लिए कुछ किया, इसके बारे में बात करता है। कि अगर आपने मास्टर डिग्री ले लिया, क्या उस मास्टर डिग्री के बारे में आपको कुछ अनुभव है, किसी बच्चे को आप ट्यूशन दे सकते हो, या कोई नई पॉलिसी अपने तरीके से कुछ कर सकते हो, ये पूछना चाहता है कि उसके क्या महत्व है। दूसरा उसी के साथ जोड़ दिया एनवायरनमेंट, पर्यावरण, जो भी आज आपके पास पर्यावरण है, वातावरण है, क्या इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी है कि क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस कैसे बढ़ रही है, उसके बारे में कुछ अनुभव है कि नहीं है, आप अपने आसपास वातावरण को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे एक जागरूकता फैला सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैव विविधता कैसे खत्म हो रही है, हॉट स्पॉट जो है रेंज कौन कौन से एरिया है, वेटलैंड कौन कौन से एरिया है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि हम जिस धरती पे अगर उसके बारे में हमें अनुभव नहीं है तो हमने क्या सीखा, सिर्फ एजुकेशन, और ये एजुकेशन ही सीख करके क्या किया, जब तक इस चीज़ को नहीं समझे। एजुकेशन का मतलब है आप में इतनी समझ हो जाए कि जिस पे आप हो उसकी कीमत को समझ जाओ, बस। अब लास्ट में आपका रहता है पॉलिसीज एंड गवर्नेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो पॉलिसी बनाई जाती है, जो नीतियां बनाई जाती है आपके पार्लियामेंट में या विधानमंडल में, केंद्र सरकार क्या करती है, कोई पॉलिसी बनाती है, पूरे भारत पे वो इम्प्लीमेंट करती है। क्योंकि पूरे भारत के जब केंद्र बनाएगा तो पूरे भारत पे, राज्य सरकार बनाएगा तो अपने राज्य में ही। तो क्या करता है, कोई पॉलिसी जब बनाएगा तो उसको लागू करवाने के लिए किनका सहारा लिया जाता है, गुड गवर्नेंस, जो आपका सुशासन, जो प्रशासन व्यवस्था है, जो IAS IPS है, इनके माध्यम से क्या किया जाता है, व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसके बारे में जागरूकता दी जाती है। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक फील्ड है, इनके बारे में पूछता है। थोड़ा पॉलिसी में ही पूछेगा, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, ठीक है, लोकपाल क्या है, लोकायुक्त क्या है, ठीक है, लोकपाल क्या है और लोकायुक्त क्या है, इनके बारे में कुछ चीजें पूछ लेता। लोकपाल था केंद्र के लिए, लोकायुक्त जो राज्य के लिए लाया जाता है। CAG क्या है, कंट्रोल ऑडिटर, क्या मतलब क्या काम करता है, क्या ये किस चीज का चेक करता है, ये आपका गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है। इसमें पॉलिटी की पार्ट है दोस्तों, आपको पूछ लेगा कितने जो शेड्यूल है, मतलब अनुसूचियां हैं, तो टोटल इसमें पूछेगा कितने शेड्यूल हैं। तो वर्तमान में अगर देखा जाए दोस्तों, थोड़ा पॉलिसी से जुड़ी हुई 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं, और सब क्लॉज लगा के इसको 25 भाग बना दिया गया है, ठीक है। ये भी पूछता, और कितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल टोटल पहले 395 थे, वर्तमान में अगर देखा 450 के लगभग हो गए। ये भी फैक्चुअल पूछ लेता है। तो ये जो टॉपिक आपका रहेगा पूरा पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो आपको लोकपाल क्या है, लोकायुक्त क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, वीटो पावर क्या है, राष्ट्रपति का आर्टिकल किसमें, इसमें इनका सिलेक्शन होता है, इनका कितना एज होना चाहिए, कितना इनकी सैलरी होना चाहिए, इनकी एलिजिबिलिटी कैसी होती है, इनका कैसे चुनाव किया जाता है, इनके बारे में थोड़ा बहुत पूछता है, कहीं कहीं क्वेश्चन पुटअप कर देता है, ठीक है। और आपको पूछ लेगा विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, थोड़ा यहाँ से स्टेट के बारे में पूछ लेता है। प्रियम्बल पूछ लेगा, प्रियम्बल में पूछ लेगा बंधुत्व क्या है, संप्रभु क्या है। तो यहाँ से जो आपको पूछेगा क्वेश्चन पॉलिटी से आएगा। तो बेसिक हमने सिर्फ दोस्तों एक नैरेटिव समझाया है, बाकी कल एक एक करके अच्छे से पूरा हम समझेंगे। तो इसको अच्छे समझेंगे, दूसरा भी समझेंगे, तीसरा आज सिर्फ एक फ्रेमवर्क दिया है, एक समझाया है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।